जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र के हल पर। आज हम मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करेंगे और उसमें हम प्रश्नों के सही आंसर क्या है और बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से उत्तर को लिखना है, इन चीजों को भी हम साथ में समझेंगे और अंकों के आधार पर उत्तर किस प्रकार से लिखना चाहिए, इन चीजों को समझेंगे। तो अच्छे से इन वीडियो को देखते रहें और ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे आंसर लिखकर औरों से अधिक नंबर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं और किस प्रकार हम हमारा मिशन अब की बार 90 पार को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। पेपर आपको मिल गया होगा, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर मिल जाएगा। और फिर भी नहीं है तो मैं साथ में प्रश्न बोलूंगा। तो जैसे कि आपको जानकारी है, खंड ए में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 11 तक के प्रश्न हैं, जिसमें पहले प्रश्न के अंदर 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 पर बात कर लेते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर को किस प्रकार से लिखना है इसकी बात की। तो आप सबसे पहले देखिए, मैंने यहां आंसर लिख रखे हैं। आपको क्या करना है, खंड ए लिखना है कॉपी के अंदर, प्रश्न संख्या 1 लगानी है। प्रश्न संख्या 1 लिखकर उसको खाली छोड़ देना है। बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है उसकी बात कर रहा हूं। प्रश्न संख्या लिखनी है आपको, प्रश्न दोबारा नहीं लिखना है। बोर्ड परीक्षा में दोबारा लिखोगे तो टीचर को ये लगेगा ये बच्चा टाइम पास कर रहा है, क्योंकि प्रश्न संख्या लगानी होती है, वहां पर प्रश्न दोबारा नहीं लिखना होता। तो आप पहले प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे और उस लाइन को आप ब्लैंक छोड़ देंगे खाली। उसके नीचे वाली में उत्तर या आंसर शब्द लिखेंगे। और जैसा कि यहां है 1 से लेकर 10 तक आपके MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्रत्येक लाइन में, कॉपी की प्रत्येक लाइन में आपको एक एक नंबर लगा के उसके आगे आपको एबेसेडे में से जो भी उत्तर है, हिंदी मीडियम वाले एबेसेडे लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ABCD शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आगे लिख देना है। और उस प्रश्न का आपको ऑप्शन ही भरना है एबेसेडे में से, उत्तर लिखने की आगे आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नहीं भरते, उत्तर लिखते हैं। नहीं, आपको ऑप्शन भर देना चाहिए। हाँ, हालांकि उस ऑप्शन का उत्तर क्या है वो आप लिख देते हो तो गलत नहीं है, लेकिन क्यों टाइम खराब करें, उस चीज का कोई नंबर नहीं होता। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का पहला है, संभववाद की नींव किसने रखी? ए रेडजेल, बे एलन सैंपल, से ब्लांस और द कार्ल सावर। तो इसका सही आंसर है ब्लांस। संभववाद की नींव किसने रखी? ब्लांस ने रखी। तो आप एक नंबर उसके आगे से लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा है, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? नगर, महानगर, सन्नगर या वृहत नगर। तो महानगर कहते हैं, तो आप दूसरे में ब भर देंगे। तीसरा है, एस्किमो लोगों के जीवन में किन मछलियों का अत्यधिक महत्व है? सील मछली, व्हेल मछली, सी लोयन और छोटी मछलियां। तो इसका सही आंसर ए है, सील मछलियां। तो तीसरे में आप ए भर देंगे। चौथा प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम उद्यम कौन सा है? खनन, दूसरा है आखेट व संग्रहण, तीसरा मछली पकड़ना, चौथे द में पशुचारण लिखा है। तो इसका सही आंसर है ब। चौथे का सही आंसर आप ब भर देंगे, आखेट व संग्रहण। पांचवा है कि सन 2000 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व कितना है? वो 382 है, जो कि तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 100 में। तो आप पांचवें में 100 भर देंगे। छठा प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने की क्या उपाय हैं? तो जो 3 उपाय दे रखे हैं और चौथे में उपरोक्त सभी लिखा है, सभी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के उपाय हैं। जीवाश्म ईंधन को कम करना, अधिकाधिक वृक्षारोपण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग पर रोक और द है उपरोक्त सभी। तो इसका छठे का द सही है, आप द भर देंगे, यानी यहां पर द लिखना है आपको कॉपी के अंदर। सातवां है कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहते हैं? किस नगर को कहते हैं? मुंबई, कानपुर, गुजरात, कोयम्बटूर। तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है और वो सही आंसर है इसका 7 नंबर का ए। पहला ही है मुंबई, तो 7वें में आप ए भर देंगे। आगे बात करते हैं और 8वां प्रश्न है अपना कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
ए उत्तर प्रदेश, ब बिहार, स महाराष्ट्र और द तमिलनाडु दे रखा है। तो आपको समझिएगा यूपी और महाराष्ट्र में चीनी के प्रोडक्शन को लेकर एक होड़ लगी रहती है। आपके सिलेबस में जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर इसका स है, महाराष्ट्र। तो आप 8वें का स भरेंगे, स उत्तर महाराष्ट्र। 9वां है कि चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब हरियाणा या राजस्थान और पंजाब। तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि ब ऑप्शन है। तो 9वें में आप ब भर देंगे। और पहले का अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में पाया जाता है? ए उदयपुर, ब नागौर, स बीकानेर और द जोधपुर। तो सर्वाधिक गोवंश उदयपुर में है, जो कि ए ऑप्शन है। तो 10 के आगे ए लिख देना है आपको। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में प्रत्येक लाइन में एक प्रश्न का जवाब देना है, उसका ऑप्शन भर देना है कौन सा सही है। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 2 पर आना है। प्रश्न संख्या लिखनी है, वो लाइन खाली छोड़ देनी है, प्रश्न दोबारा नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपका क्रॉस क्या है? तो आप प्रश्न हेडिंग बनाकर सबसे पहले क्रॉस क्या है आप हेडिंग बना देंगे क्रॉस, और उसमें आप लिख देंगे सही आंसर बुशमैन जनजाति की महिलाओं का वस्त्र है। तो क्रॉस क्या है? क्रॉस बुशमैन जनजाति की महिलाओं का वस्त्र है। तो ये इसका सही आंसर है 1 नंबर के हिसाब से। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं? व्हाट इज द सेक्स रेशो? लिंगानुपात किसे कहते हैं? वही तीसरा प्रश्न लिखें, खाली जगह छोड़ दें लाइन को, उसके नीचे आंसर लिखें और सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है लिंगानुपात, और उसको अंडरलाइन कर देंगे और आगे लिखेंगे इसकी परिभाषा। जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या में महिला पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। 1 नंबर में ये इसकी परिभाषा लिख दी। आप चाहें तो एक्स्ट्रा अगर लिखना चाहते हो तो लिंगानुपात का सूत्र लिख सकते हो भी, ऊपर महिलाओं की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणा में 1000 ये लिखना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब भी किसी प्रश्न का आप एक्स्ट्रा उत्तर कोई लिखते हो तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत बात लिखोगे तो टीचर के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए फिर एक्स्ट्रा बातें लिखने की बजाय क्यों न जो चीज पूछी गई है उसको उतना ही लिख दें, एक्स्ट्रा बात नहीं लिखे। एक्स्ट्रा आप तभी लिखो चाहे भी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की गणना करते हैं, कुछ भी, वो चीज आपकी सही होनी चाहिए, वरना लिंगानुपात की इतनी परिभाषा से भी आपको 1 अंक है वो मिल जाएगा। आप पेपर को हल करने में भूगोल विषय की बात करूं तो आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉल पेन या फाउंटेन पेन कोई भी आप यूज करें। दोनों एक साथ भी आप यूज कर सकते हैं। हेडिंग आप ब्लैक से बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आप ब्लू से लिख सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में जब आपको लगे भी मैं मेरा पूरा पेपर उस 3.25 घंटे में इजीली कर लूंगा, आपको लगता है पेन बदलने से टाइम खराब होता है, तो आप एक ही पेन से करें, चाहे ब्लू पेन से पेपर करें चाहे ब्लैक पेन से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को या दोनों में से किसी एक पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुए पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। आगे बढ़े चौथे प्रश्न, हेडिंग बना देंगे, वही प्रश्न संख्या 4 लिख देंगे और खाली छोड़ देंगे और उसके नीचे उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न आपका क्या है कि पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो शहरों के नाम लिखने हैं। तो इस प्रश्न में आप प्रश्न की भाषा का भी उत्तर में इस्तेमाल करेंगे। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो क्योंकि मेन उत्तर अपना सिलचर और पोरबंदर है, तो आप ये भी कर सकते हो सिलचर और पोरबंदर को अंडरलाइन कर दें। आप अपने प्रश्न में जो मेन उत्तर जिसका ध्यान आप टीचर की तरफ आप ये चाहते हो भी टीचर हमारे उस आंसर को गौर से पढ़ें, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। पूरा उत्तर अंडरलाइन नहीं करना है, कोई मेन पॉइंट या कोई लाइन या कोई शब्द होता है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का मेन उत्तर सिलचर और पोरबंदर है, तो हम दोनों को अंडरलाइन कर दें, यह भी एक अच्छा तरीका रहता है। उससे क्या है, कॉपी देखने पर भी बहुत शानदार लगेगी। 5वां प्रश्न आ जाता है। 5वां प्रश्न है कि परिवहन का सबसे तीव्रतम और आधुनिक साधन कौन सा है? यह 5वां प्रश्न है। आप प्रश्न संख्या लिख दें, लाइन खाली छोड़ दें, नीचे उत्तर लिखें। सेम उसी तरीके से जैसे चौथा का उत्तर लिखा, आप प्रश्न को उत्तर के अंदर इस्तेमाल कर लें। परिवहन का सबसे तीव्रतम और आधुनिक साधन वायु परिवहन है, तो मेन उत्तर वायु परिवहन है, उसको अंडरलाइन कर दें।
ठीक है, तो ये बढ़िया लिखने का तरीका है। अब कुछ बच्चों की हो सकता है दिमाग में, सर अगर मैंने इसका सीधा ही उत्तर वायु परिवहन लिख दूं तो क्या नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि इसी वायु परिवहन का ही तो एक नंबर है। वो तो हम टीचर को प्रभावित करना चाहते हैं, उसके दिल में राज करना चाहते हैं, टीचर को इंप्रेस करना चाहते हैं अपनी लेखन शैली से, ताकि टीचर को लगे भी बच्चे ने अच्छे से समझ के और अपनी बात को ये अच्छे से लिख भी सकता है। तो क्योंकि टीचर हमें जानता नहीं है जो कॉपी हमारी जांचेगा, तो हम उसको अपनी लेखन शैली से ही ये बताने की कोशिश करते हैं भी हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो इससे टीचर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वही है, ज्योग्राफी एक साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें बकवास नहीं चलती। जो लिखना है टू द पॉइंट, बड़ी बात को कम शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं। और बहुत लंबी चौड़ी रामायण महाभारत लिखने की बजाय आप फिक्स उत्तर लिखें, टीचर उससे प्रभावित होता है और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। कोई बड़ा उत्तर लिखने से नंबर नहीं मिलता, सही और सटीक उत्तर लिखने पर ही नंबर मिलता है। और टीचर नंबर देता नहीं है, उससे नंबर लेना पड़ता है। और कैसे लेना पड़ता है? जब आपका उत्तर सही है तो टीचर अपने आप नंबर देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी लेखन शैली प्रभावशाली है, उसका क्या फायदा मिलता है? उसका फायदा ये मिलता है, कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है तो वहां टीचर उसको नजरअंदाज कर देता है। कोई छोटी मोटी, कोई 1/2, 1/4, आधा नंबर, 1 नंबर कटने की गुंजाइश होती है कोई बड़े प्रश्नों में, तो पहले आपकी लेखन शैली अच्छी चल रही है तो टीचर बड़ा इंप्रेस होगा आपसे और शायद वो आधा 1 नंबर है वो वहां नहीं कटे। तो ये फर्क पड़ता है टीचर के ऊपर, पॉजिटिव इफेक्ट। बहुत खुश होगा, वो उत्साहित होता है टीचर जब कॉपी जांचता है और बहुत अच्छी कॉपी मिलती है, चर्चा करता है, यार मेरे पास आज वो एक स्टूडेंट की कॉपी थी, क्योंकि पता चलता नहीं किसकी है, यार बहुत अच्छा लिखा था, मैं बहुत खुश हुआ। तो जब ऐसी फीलिंग टीचर को, उस कॉपी जांचने वाले टीचर को आती है, तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, इमोशनली बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो इसलिए लेखन शैली आप सीख लें, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या है मैं अब बता रहा हूं। धीरे धीरे अब बोर्ड परीक्षा तक अपना ये सिस्टम चलता रहेगा भी किस प्रकार हम हमारी लेखन शैली को अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में कुछ अच्छी बातें भी आपको बता रहा हूं, ये टाइम खराब नहीं है, ये कुछ सीखने के लिए है। छठा प्रश्न है आपका, क्या राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और लगभग सारे प्रश्न अपने स्माइल सेट के पेपर में आए हुए भी हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? वही प्रश्न का नंबर लगा देंगे, नीचे उत्तर लिखेंगे। उत्तर है विविध खनिजों की प्राप्ति के कारण। विविध या विभिन्न, या आप ये कह सकते हो भी लगभग 67 प्रकार के खनिज यहां पाए जाते हैं। तो जो भी, तो विविध खनिजों की प्राप्ति के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। साथ में आप लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हो भी राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों को यहाँ खनन किया जाता है या निकाला जाता है, वो बात भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। वरना इतना विविध खनिजों की प्राप्ति के कारण ये भी सही है। 7वें प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या लगानी है, खाली छोड़नी है लाइन और उसके नीचे उत्तर लिखना है बोर्ड परीक्षा में। 7वां प्रश्न है कि राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 कारण लिखिए। राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 कारण। तो सबसे पहले तो हम इसकी हेडिंग बनाएंगे जैसा प्रश्न में दिया है, राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 कारण, और उसको अंडरलाइन कर देंगे। अब एक चीज मैं आपको यहां और बताना चाहूंगा, वो बात क्या है? वो बात यह है भी प्रश्न चाहिए यहां तो राजस्थान का आया है, ये भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है भी भारत में लिंगानुपात कम होने के 2 कारण बताओ, 3 कारण बताओ, 4 कारण बताओ। तो आपको सिर्फ 2 ही नहीं, याद तो आपको ज्यादा करने हैं, 4-5 कारण आपको याद रखने हैं। चाहे राजस्थान का प्रश्न आ जाए, चाहे भारत का प्रश्न आ जाए, उत्तर सेम रहेगा। जैसे 2 कारण मैंने यहां लिखे हैं, बाकी मैं आपको बोल के बता दूंगा, आप लिखना चाहें तो वहीं अपनी कॉपी में इनको भी साथ में लिख लें। चलो इस प्रश्न में तो 2 ही पूछे हैं तो 2 ही, कल को हो सकता है ये प्रश्न 3 नंबर में आ जाए भी राजस्थान या फिर भारत में लिंगानुपात कम होने के 3 कारण लिखो, वो 3 नंबर का हो जाएगा। तो यहां पहले 2 की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हेडिंग बनाकर राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 कारण, फिर अंडरलाइन कर देंगे, फिर नंबर 1 लगाएंगे। लड़कियों की अपेक्षा या तुलना, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को प्राथमिकता देना एक कारण हो गया। दूसरा बाल विवाह हो गया। तो ये 2 प्रमुख कारण हो गए जिसकी वजह से लिंगानुपात कम होता है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? इसके अलावा आप लिख सकते हो बालिका शिक्षा की कमी,
इसके अलावा आप लिख सकते हो दहेज हत्या। इसके अलावा आप लिख सकते हो सामाजिक कार्यों में पुरुषों को प्राथमिकता या प्रधानता, यानी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें पुरुष को ही प्रमुख भूमिका निभाता है, तो सामाजिक कार्यों में पुरुषों की प्रधानता। या आप लिख सकते हो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। रुपए पैसे के मामले में ज्यादा कोई पूछता नहीं है, तो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये पॉइंट हो सकते हैं जिनमें से यहां 2 पूछे हैं, तो कोई भी आप 2 अच्छे से जो आपको लर्न हो, जो लिखना चाहिए वो यहां पर लिख सकते हैं। और चाहे राजस्थान का है चाहे भारत का, मैंने पहले ही कह दिया ये बात, सेम उत्तर रहेगा। अब चलो 8वें प्रश्न पर बात कर लेते हैं। और 8वां प्रश्न है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में कोई एक अंतर लिखो। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या लिखेंगे बोर्ड कॉपी में, सिर्फ संख्या लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे आगे की जगह और सीधा नीचे उत्तर लिखेंगे। धात्विक खनिज हेडिंग बनाए और अधात्विक। धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है। धात्विक खनिज के, और अगर कल को परिभाषा पूछ ले तो आप कैसे लिखोगे? वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, और जिन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। आप ऐसे परिभाषा रूप में लिख दें या सीधा लिख दें धात्विक खनिज, हेडिंग बनाएं और लिख दें इन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है। फिर अधात्विक खनिज लिख दें, अंडरलाइन कर दें और इसके आगे लिख दें इन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो दोनों की परिभाषा दे दी, तो ये दोनों में अंतर हो गया। अब देखिए अंतर वाले प्रश्न को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे यहां मैं बता दूं इसी प्रश्न को आपको किस तरीके से, आप पहले हेडिंग बना दें धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर और उसको अंडरलाइन कर दें। फिर आप एक साइड में कॉपी में लिखें धात्विक खनिज और बीच में लाइन खींच दें और एक साइड में लिख दें अधात्विक खनिज। एक अंतर पूछा है तो नंबर 1 और नंबर 1 इधर लगा दें। इसके नीचे आप वही बात लिख दो, इन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है, इन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता। बस इसको इस टेबुलर फॉर्म में भी हम अंतर को लिख सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा प्रभावशाली तरीका रहता है किसी चीज को अंतर के रूप में लिखने का। या आप सिंपल धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की परिभाषा दे दें, नंबर दोनों में ही पूरे मिलेंगे। ये अच्छा तरीका माना जाता है, ये भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप बस धात्विक और अधात्विक अंतर पूछा है तो दोनों की आप परिभाषा दे दें यहां पर, ये सबसे बेस्ट रहेगा लिखने का, चाहे आप इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में। तो ये थे अपने एक नंबर वाले 2 से लेकर 8 तक प्रश्न। और अब हम बात करते हैं आपके खंड ए के ही अंदर फिल इन द बैलेंस भी है, जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं भी किस प्रकार से उसके अंदर आपको लिखना है। अब देखिए क्रम से चलेगा आपको बोर्ड की कॉपी में, यूं नहीं है गुचपुच नहीं करोगे, हर लाइन को आप सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज, और ये आपको पता है पहले 10वीं बोर्ड का एग्जाम दिया है, जो प्रश्न आपको अच्छे से तैयार होता है उसको पहले करने हैं और बाकियों को बाद में करने हैं। अब जैसे एक प्रश्न के जो भी खंड होते हैं उनको एक साथ ही करना चाहिए। जैसे पहले में 10 खंड है यानी 10 प्रश्न है तो इनको एक साथ ही करना चाहिए, तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं 8वें में एक जगह धात्विक खनिज लिख दो और फिर कुछ और प्रश्न कर दो और फिर अधात्विक खनिज लिख दो, तो इससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हाँ, आप छठा पहले करो, 5वां बाद में करो, 7वां पहले कर दो, चौथा बाद में कर दो, क्रम संख्या प्रश्न आगे पीछे कहीं करें, लेकिन एक प्रश्न के जो आंसर बनता है वो आपको एक ही जगह, एक प्रश्न के जो भी पार्ट्स हैं, जैसे एक प्रश्न के इसमें 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इनको एक साथ ही करना चाहिए, अलग अलग लाइनों में अच्छे से जो भी ऑप्शन उनका सही हो वो लिख देना चाहिए। चलिए अब यहीं पर अपने बात कर लेते हैं जो फिल इन द बैलेंस, जो खाली स्थान वाले प्रश्न हैं उनको आपको किस तरीके से लिखना है। अब देखिए यहां हो गया 8 के बाद, यहीं आगे आपकी कॉपी चलती रहेगी और इसमें अब हम लगा देंगे प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, वही खाली जगह छोड़ देंगे और नीचे आंसर में जो भी इसका आंसर होगा वो हम लिख देंगे। खाली स्थान में क्या है, पहला 9वां अपना प्रश्न कि मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, यह सभी संबंध रिक्त स्थान है। आपको खाली स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहां सही आंसर है रिक्त स्थान में वो है क्रियात्मक। तो आपको 9वें प्रश्न के खाली स्थान में आपको क्रियात्मक शब्द का इस्तेमाल है वो करना है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन 9 नंबर आंसर सीधा क्रियात्मक लिख दिया। आप चाहें तो इस पूरे खाली इस प्रश्न को दोबारा भी लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या 9
के अंदर ही मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, ये सभी संबंध क्रियात्मक है, ये पूरा कर दें और फिर उसमें क्रियात्मक शब्द को अंडरलाइन है वो कर दें। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से रिक्त स्थान के मध्य 34 किलोमीटर में चलाई गई। तो जगह बतानी है भी, मुंबई से कहां चली, तो इसका सही आंसर हो गया मुंबई से ठाणे। तो आपको खालिस्तान भरना है और उसमें लिखना है ठाणे, और पूरा खालिस्तान, ये प्रश्न दोबारा लिखते हो तो उसमें ठाणे भर के उसको अंडरलाइन है वो आप कर सकते हो, या सीधा उत्तर जो है वो लिखते हैं। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि रिक्त स्थान सिंचाई व रिक्त स्थान सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए। अब 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें 2 जगह रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है, तो यानी दोनों आधे आधे नंबर के होंगे और दोनों ही सिंचाई की विधियों के हैं। तो एक में आएगा फुहारा और एक में आएगा बूंद बूंद। अब क्योंकि दोनों सिंचाई की विधियों के नाम हैं, तो चाहे आप पहले में फुहारा भरे बाद वाले में बूंद बूंद भरे, या पहले में बूंद बूंद भर दे बाद वाले में फुहारा भर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब नहीं पड़ेगा, जब एक ही चीज के कोई नाम पूछे हुए हैं, एक ही विधि के मतलब एक ही विधियों के नाम पूछे हुए हैं। अलग अलग मुद्दों के प्रश्न हैं तो आपको जो चीज पहले आनी चाहिए वो पहले, बाद वाली है वो बाद में। तो इसमें पहले खाली स्थान में आप रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, फुहारा भर देंगे, फिर कोमा लगा देना, और दूसरे में आप क्या भर देंगे, बूंद बूंद। तो इस प्रकार से आपको भरना है, या फिर आप पूरा लिख दें दोबारा भी, फुहारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए, और उसमें फिर फुहारा और बूंद बूंद को अंडरलाइन कर दे, दोनों आधे आधे नंबर के हो गए। तो इस प्रकार से आपको आगे फिर 9, 10 और 11 नंबर प्रश्न को हल करना है। 9वें प्रश्न का उत्तर क्रियात्मक भरना है, 10वें का ठाणे हो गया और 11वें का फुहारा और बूंद बूंद, उसमें 2 रिक्त स्थान है तो 2 आपको अलग अलग लिखने हैं बीच में कोमा लगाकर। या फिर आप पूरा, जैसे मैंने कहा, पूरा जो रिक्त स्थान, जो प्रश्न है रिक्त स्थान का वो लिख दें, रिक्त स्थान को भर दें और उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, आप ये भी कर सकते हो। तो ये हो गए आपका खंड ए पूरा, जिसमें टोटल 11 प्रश्न हो गए। तो अब आप समझ गए होंगे भी बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से आपको लिखना है। आगे भी और अच्छी अच्छी बातें भविष्य में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे और जानकारियां भी मैं समय समय पर देता रहूंगा। तो किस प्रकार से कितना उत्तर लिखना है, क्या करना है। आपने जिन बच्चों ने स्माइल सेट टेस्ट सीरीज वाला जो रजिस्टर लगा रखा है, मैं कहना चाहूंगा आप इस पूरे मॉडल पेपर के प्रश्नों और आंसरों को वहां अच्छे से उतार लीजिएगा, ताकि भविष्य में ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से भी कुछ 1, 2, 4 प्रश्न है वो रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए हमें मॉडल पेपर को भी अच्छे से तैयार करना है। चलिए अब अपने बात करते हैं खंड ब सेक्शन बी में 12 से 15 प्रश्नों के ऊपर। खंड ब का अपना 12वां प्रश्न है, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण लिखिए। तो पहले आप वही प्रश्न संख्या 12 लिखेंगे, फिर प्रश्न के हिसाब से हेडिंग बनाएंगे, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण, और प्रत्येक कारण, टोटल प्रश्न है वो 2 नंबर का है और इसने 4 कारण पूछे, इसका मतलब प्रत्येक कारण जो है वो आधे आधे नंबर का हो गया। तो इस प्रकार आपको नंबरिंग करते हुए 4 कारण लिखने हैं। नंबर 1, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होने से लोग नगरों की ओर जाते हैं। दूसरा, नगरों की भौतिक सुख सुविधाएं ग्रामीण लोगों को आकर्षित करती है। तीसरा है, नगरों में उच्च व तकनीकी शिक्षा की सुविधा आसानी से मिल जाती है। चौथा है, परिवहन एवं संचार साधनों के तीव्र विकास से भी नगरीकरण बढ़ा है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंटों के माध्यम से आपको इसका उत्तर देना है, प्रत्येक पॉइंट है वो आधे आधे नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13वें प्रश्न के ऊपर। पहले 13वां प्रश्न पढ़ देता हूं, बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए। आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए, और आगे उसने कहा है भी 2 नंबर का प्रश्न है, आपको 4 बातें लिखनी है। अब देखिए, जब आपने बुशमैन जनजाति पढ़ी है, आर्थिक क्रियाकलाप में आपने 5 पॉइंट पढ़े हैं, इसका मतलब यहां पर किन्हीं 4 पॉइंटों का उल्लेख करना है।
पहले इस प्रश्न की यहां उत्तर पर बात करूं उससे पहले इससे संबंधित इस प्रकार के प्रश्नों की बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब क्या होता है भी, हो सकता है आप बच्चों के 500 पॉइंट पूरे याद हो, खूब सारा उत्तर याद है। अब बच्चा क्या करता है, पॉइंट 1 लगाया आखेट, और जो जो बातें याद है वो सारी लिख दी। फिर लगाया भोजन, सारी भेड़ बकरी दीमक चिंटी की सारी बात लिख दी। वस्त्रों की सारे चौगार क्रोसर टोपीर जूतीर जो भी याद आया सब लिख दिया। निवास चट्टानी गुफा टहनियाँ पहाड़ और वेरफर झोंपड़ियाँ सब लिख दिया। औजार बनाने लग गए सारे, शुतुरमुर्ग का अंडा सब कुछ काम कर दिया भैया, याद था। अब बच्चों की क्या समस्या रहती है, कोई हो चाहे आप हो मैं हूं, जब चीज हमें सारी याद होती है और उस प्रश्न को पूरा नहीं लेकर थोड़ी बातें लिखनी पड़ती है तो वहां बड़ी समस्या आ जाती है। पहली बात तो हमसे रहा नहीं जाता, अपने को रहता है मेरी याद है मैं ये भी लिख दूं वो भी लिख दूं। आप थोड़ा सा समझिएगा, बस यही तरीका गलत है। आप जब एग्जामिनर प्रश्न देता है आपको तो उसका उद्देश्य आपका रटा हुआ कितना है, आपके दिमाग में कितना है वो नहीं जानना चाहता। वो ये जानना चाहता है भी आपने जो पढ़ा उसको आप किस तरीके से ज्यादा बात को कम शब्दों में किस प्रकार अधिक से अधिक समझा सकते हैं। चीज आपके पास ज्यादा है लेकिन शब्द सीमा आपकी कम है, लेकिन चीज आपको ज्यादा बतानी है। तो ये प्रश्न 2 ही नंबर का है तो सारी स्टोरी नहीं लिखनी है। हाँ 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आ जाए तो चलो आप 2 पेज में भर दो इस प्रश्न का उत्तर। यही आर्थिक क्रियाकलाप 4 नंबर में भी आ सकता है, तब आप पूरी स्टोरियां लिख दो, 2-2.5 पेज नंबर भर दो, आपको 4 में से 4 मिल जाएंगे। और यही प्रश्न जब 2 नंबर का है, समझ लीजिए इस बात को, प्रश्नों की वैल्यू देखनी है आपको, कौन कितने नंबर का है उस हिसाब से आंसर देना होता है। तो 2 नंबर का है, इसका मतलब सिलेक्टेड चीज लिखनी है। आर्थिक क्रियाकलाप वाले इस प्रश्न में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए, समझ लीजिएगा अंकों के आधार पर हमें कम शब्दों में अच्छी बात, सारगर्भित बात लिखनी होती है। तो इस प्रश्न में आप सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। अब 5 पढ़ी आपने, कोई 4 क्रियाकलाप, जैसे मैं पहले पॉइंट बोल देता हूं, आखेट, भोजन, वस्त्र और निवास गृह, 4 के बारे में लिखेंगे। कितना लिखेंगे आप, हर किसी के अंदर या तो फिर नंबर बना लो, 1 2 3 नंबर बनाकर लिख दो, या चाहिए आप इस तरीके से जैसे बिना नंबर के अलग अलग लाइन में आप लिख दो। कितनी बात लिखें, अब आधे नंबर का ये है, आधे का ये है, आधे का ये है और आधे नंबर का, इसका मतलब कम से कम 2-2 चीज आप लिख दो, ज्यादा से ज्यादा 3 लिख दो, 4 लिख दो। लेकिन यूं है ना, जब वो लाइन बनाओ ना तो स्टोरी लंबी चौड़ी नहीं करनी है, शॉर्ट शब्दों में लिखना है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे आखेट, तो आप लिखेंगे बुशमैन मूल रूप से आखेटक हैं। दूसरी बात, तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। आपको पता है अलग अलग विधियों से करते हैं, खड्डा खोद के, फंदे में फंदा कर, कई फंसा कर, कई प्रकार की विधियों का। तो पूरी स्टोरी आपको नहीं लिखनी है क्योंकि आधे ही नंबर का है, तो 2 बात लिख दी। इसी प्रकार भोजन में या आप लिख सकते हो ये सर्वभक्षी होते हैं, इनको नंबर देना चाहिए तो आपकी इच्छा है। एक बुशमैन आधी भेड़ तक खा जाता है, ये ताजा बासी का कोई हिसाब नहीं रखते, दीमक चींटियां और उनके अंडे इनके प्रिय भोजन है। तो ऐसी बहुत सी बातें आपके याद होगी, ये खाते भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सारी बात लिखने की बजाय आप 2 या 3 पॉइंट जो आपको इसमें अच्छे लगते हैं, जो अच्छे से आप चाहते हो भी मैं ये चीज टीचर को बताना चाहता हूं, को इस प्रश्न के आंसर में ये चीज लिखना चाहता हूं, बस वही, सारी स्टोरी नहीं लिखनी है। वस्त्र आ गया तो हेडिंग बनाकर अंडरलाइन करके लिख देंगे। ये बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, पुरुष तिकोनी लंगोटी पहनता है और महिलाएं हैं वो क्रॉस पहनती है या चोगा पहनता है। या आप टोपी जूतों वाली बात बता सकते हो भी, टोपी और जूते भी ये पहनते हैं। तो वही 2-2 3-3 बात, बस छोटी छोटी लाइनों में आपको अपना उत्तर लिखना है। निवास गृह में ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। अल्पकालीन जो गांव हैं जिनको वेरफ बोलते हैं, तो अल्पकालीन गांव वेरफ में 8-10 झोंपड़ियां होती है। इतनी बात बहुत है इसके अंदर। तो 4 नंबर का प्रश्न है, तो इस प्रकार से आपको सारगर्भित बातें लिखनी है। 4 पॉइंट बना दिए, आखेट, भोजन, वस्त्र और निवास, और इसके अंदर 2-2 3-3 लाइनों में अपनी बात, 2-2 3-3 लाइन का मतलब जो मूल बात है बस वो ही लिखनी है। आगे पीछे के बकवास शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, वो चीजें समझने के लिए है। तो आपको यहां उत्तर लिखने का तरीका भी तो समझना है। उत्तर तो हमें पता है भी ये चीज है, यहां से प्रश्न आया है, लेकिन प्रश्न की भाषा को समझकर हमें यह बताना है भी वहां किस प्रकार से क्या कहानी क्या है।
भी कितनी बातें लिखी। जैसे आपने पढ़ा होगा इस पाठ का 16वां प्रश्न है कि इसी पेपर का जो था कि पशुचारण की समालोचना कीजिए। अब भैया पहले आपको ये तो समझ में आए भी समालोचना होती क्या है। जब समालोचना शब्द को ही आप नहीं समझेंगे तो फिर क्या लिखेंगे उसके अंतर्गत, भी समालोचना का मतलब क्या है। तो आगे जब हम इस प्रश्नों पर पहुंचेंगे तो वहां पर इस तरीके से अच्छे से बात करेंगे। पहले अपना हम खंड ब पूरा कर लेते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम कम से कम ए और ब 2 खंड को तो पूरा कर ही लें और साथ में किस प्रकार से उत्तर लिखने उनकी बात भी कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें और 15वें प्रश्न पर। चलिए अब 14वें प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न है तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 14 लिखी, उसकी लाइन खाली छोड़ देंगे और उसके नीचे आंसर लिखेंगे और हेडिंग बनाएंगे तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय हेडिंग लगा के आप अलग अलग पैराग्राफ में 4-5 बातें लिख देंगे और अगर आप चाहें तो प्रत्येक पैराग्राफ को आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 2 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 4 बातें हम अवश्य लिखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, इसमें समाज को या समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल है। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। आप चाहें तो इसे 1 नंबर है वो दे सकते हैं। इसमें प्रत्यक्ष सेवा शब्द है वो अवश्य आना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं या पेरा बना सकते हैं, अधिकांश तृतीयक क्रियाकलाप कुशल श्रमिकों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। फिर अगला पैराग्राफ या नंबर लगाना चाहें तो 3, इसमें शामिल व्यवसाय हैं। आप नाम लिख सकते हो, परिवहन, आप यहाँ पर जल परिवहन, थल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन शब्द भी लिख सकते हो साथ में। परिवहन 2 नंबर, व्यापार व वाणिज्य 3 नंबर, संचार 4 नंबर, अन्य सेवाएं जैसे बैंक, बीमा, पर्यटन आदि है वो आप लिख सकते हो। चौथा पॉइंट में हम लिख सकते हैं, एक विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादातर श्रमिक इसी व्यवसाय में रोजगार पाते हैं। तो 2 नंबर का है तो कम से कम 4 पॉइंट लिख दे। मैंने यहाँ 5 भी लिखा है। 5वां, तृतीयक व्यवसाय में उत्पादन व विनिमय दोनों शामिल होते हैं। उसके अलावा और भी 1-2 बातें आप और याद कर सकते हो इसमें। तो आप तृतीयक व्यवसाय हेडिंग बनाकर इस प्रकार से कोई भी 4 बिंदु हैं वो अच्छे से आप लिख सकते हो। पैरा बनाकर लिखे या नंबरिंग लगाकर भी आप लिख सकते हो, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब बात करते हैं खंड ब का अंतिम 15वां प्रश्न। और प्रश्न है कि जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताइए। तो सबसे पहले वही प्रश्न संख्या 15 लिखेंगे, उस लाइन को आप खाली छोड़ देंगे। बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है उसके हिसाब से ही मैं यहां बता रहा हूं। आंसर हेडिंग बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय और उसको अंडरलाइन कर देंगे। अब आपको यहां मैंने 4 बिंदु लिखे हैं। आप चाहें तो इन 4 को पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो या सीधी 4 लाइनों में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 2 नंबर का है तो कम से कम 4 बिंदु हम अवश्य लिखें आधे आधे नंबर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसमें एक हेडिंग बना लेते हैं। पहला नंबर 1 लिखिए, सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना, अंडरलाइन कर देंगे। फिर लिखेंगे सभी नगरों में जल मल के निस्तारण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए या की जानी चाहिए। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट बना लेंगे, हेडिंग भी बना सकते हैं उसमें, जैविक खाद की कृषि को बढ़ावा। ये पॉइंट बनाकर इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसमें लिखेंगे रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक खाद की कृषि को बढ़ावा दिया जाए या दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट लिखा है, इसकी हेडिंग भी बना सकते हो आप। जैसे क्या बनाओगे, औद्योगिक अपशिष्ट जल को उपचारित कर पुनः प्रयोग में लाना, और अंडरलाइन करके फिर वापस इसी बात को वहां रिपीट ही करना होगा। औद्योगिक अपशिष्ट जल को उपचारित करके वहां पर पुनः प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इसी प्रकार 5वां है, पॉइंट बना सकते हो पहले, मृत पशु शवों का नदी में विसर्जन पर रोक, और फिर अंडरलाइन करके डैश करके आगे इसका थोड़ा सा विस्तार दे देंगे।
मृत पशु शवों का नदी में डालने पर पूर्ण रोक होनी चाहिए, उनके लिए विद्युत शवघरों की स्थापना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर फिर उसकी एक एक लाइन लिख दें, या सीधी आप लाइन लिखना चाहें तो जैसे नंबर 1 लगाया, सभी नगरों में जल मल के निस्तारण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा लगा दिया, रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक खाद की कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, और यही प्रश्न 3 नंबर या 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हेडिंग बनाना भी सीख लें। लाइन होती है तो लाइन को ही हम हेडिंग बनाकर फिर उसके अंदर उसी बात को थोड़ा सा शब्दों में लिखना होता है बस। तो 15वें प्रश्न का आंसर आप इस तरीके से हेडिंग बनाकर पॉइंटों के माध्यम से भी दिखा सकते हो, जिसमें आपके 5-7 लाइनें हैं वो भर जाएगी कॉपी की। तो इस प्रकार से आपको खंड ब है वो पूरा करना है, अपना पूरा हो जाता है, जिसमें 4 प्रश्न हैं और चारों ही प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। और खंड ब में जैसे कि आपको पहले ही बता दिया, इसमें कोई भी अथवा है वो नहीं होता, 4 प्रश्न आएंगे और चारों ही आपको करने होंगे। तो ये था आज का अपना वीडियो सेशन, जिसमें हमने 2021 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया भूगोल विषय का, उसमें हमने खंड ए और खंड ब के प्रश्नों के किस प्रकार से आंसर हैं, किस प्रकार से कॉपी में लिखना है, उसके पूरे को तरीके को हमने अच्छे से समझा है। और बचे हुए खंड स द य को हम अगले वीडियो पार्ट में लेंगे। तब तक आप इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।